हेलो स्टूडेंट्स, आज हम नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। तो इनहेरिटेंस है मतलब जो जेनेटिक मटेरियल होंगे वो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में ट्रांसफ़र किए जाएंगे। तो उसके लिए जो जेनेटिक मटेरियल होता है, यदि हम यहाँ पे ह्यूमंस की बात करें तो उसमें होता है डीएनए, जबकि आरएनए भी जेनेटिक मटेरियल है, लेकिन यह होता है वायरसेस में, जैसे कि रेट्रोवायरस हो गया। तो क्या होता है, दोनों ही जेनेटिक मटेरियल हैं, लेकिन जो ह्यूमंस में होता है वो सिंपल कौन सा होता है, डीएनए। डीएनए का यदि फुल फॉर्म देखा जाए तो डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड होता है, और यदि आरएनए तो राइबोन्यूक्लिक एसिड होता है। ठीक है, तो ये इसके फुल फॉर्म है। और यदि पूछा जाए आपसे कि न्यूक्लिक एसिड क्या है, तो न्यूक्लिक एसिड आरएनए एंड डीएनए दोनों ही हैं, क्योंकि दोनों में ही न्यूक्लिक एसिड आ रहा है। अब यहाँ पे देखा जाए कि इनके बेस पेयर वगैरह कितने होते हैं, तो ह्यूमन में जो डिप्लॉइड क्रोमोसोम्स नंबर होते हैं वो 46 होते हैं। तो यहाँ पे यदि बेस पेयर देखा जाए डिप्लॉइड का तो 66.6 इंटू 10⁻⁹ बेस पेयर होता है। हैप्लॉइड में देखा जाए तो 3.3 इंटू 10⁻⁹ होता है। एंड आपकी बुक में जो एक एग्जांपल और दिया गया है ई कोलाई का, तो ई कोलाई में क्या होता है 4.6 इंटू 10⁻⁶ बेस पेयर होता है। अब हम डीएनए के स्ट्रक्चर की बात करें तो डीएनए जो होता है वो पॉलीन्यूक्लियोटाइड स्ट्रक्चर होता है। न्यूक्लियोटाइड या पॉली का मतलब मैनी, बहुत ज़्यादा, और न्यूक्लियोटाइड मतलब जो न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं, तो बहुत ज़्यादा न्यूक्लियोटाइड से मिलकर जो बने होते हैं उन्हें बोलते हैं पॉलीन्यूक्लियोटाइड। तो सबसे पहले हम यहाँ पे न्यूक्लियोटाइड का स्ट्रक्चर देखते हैं। तो यहाँ पे 3 कंपोनेंट होते हैं, पेंटोज शुगर, फॉस्फेट ग्रुप एंड नाइट्रोजनस बेसिस। अब जो यहाँ पे पेंटोज शुगर एंड फॉस्फेट ग्रुप हैं, यदि ये दोनों ही जोड़ेंगे तो हम इसे बोलते हैं न्यूक्लियोसाइड, और जब ये तीनों कंपोनेंट जोड़ते हैं तो हम उसे बोलते हैं न्यूक्लियोटाइड। अब यहाँ पे जो नाइट्रोजनस बेसिस हैं वो 2 टाइप से होते हैं, प्यूरिन्स एंड पेरिमिडिन्स। प्यूरिन्स डबल रिंग स्ट्रक्चर होता है, पेरिमिडिन सिंगल रिंग स्ट्रक्चर होता है। एंड जो प्यूरिन्स हैं एडेनिन, ग्वानिन, एंड जो पेरिमिडिन्स होता है थाइमिन, साइटोसिन एंड यूरेसिल होता है, जो कि आरएनए में प्रेजेंट होता है। अब यहाँ पे इसके स्ट्रक्चर की बात करें कि इसमें कैसे कैसे जोड़ा गया है, कैसे स्ट्रक्चर इसका बना हुआ है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो पेंटोज शुगर से फॉस्फेट ग्रुप जुड़ा हुआ है एंड नीचे नाइट्रोजनस बेसिस जुड़े हुए हैं। ये क्या है, नाइट्रोजनस बेसिस है। तो पेंटोज शुगर एंड जो फॉस्फेट ग्रुप के जो बीच में बॉन्ड बनता है उसे हम बोलते हैं ईस्टर बॉन्ड। लेकिन अब यहाँ पे एक पेंटोज शुगर से 2 फॉस्फेट ग्रुप जुड़े हुए हैं, इसलिए हम इसे बोलेंगे फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड। अब जो नीचे पेंटोज शुगर से जो क्या जुड़ा हुआ है यहाँ पे, नाइट्रोजनस बेसिस, तो इन दोनों के बीच में जो बॉन्ड होता है, या फिर जो आपको यहाँ पे इस तरीके से बॉन्ड दिखाई दे रहा है, उसे हम बोलते हैं क्या, एन ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। ठीक है, इसके बाद यदि आप यहाँ पे देखोगे जो डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर होता है डीएनए का, तो जो आपको सिंगल यहाँ तक दिखाई दे रही है क्या होती है, एक पिच होती है, जिसके यदि देखो तो 3.4 नैनोमीटर इसकी लेंथ है, इसे हम पिच बोलते हैं। और इसमें जो 20 बेस पेयर कितने होंगे, 20 बेस पेयर यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। और जो इसकी डीएनए की बैकबोन है वो किससे है, पेंटोज शुगर फॉस्फेट से बनी होती है, जो हमने यहाँ पे देखी थी इस वाले फिगर में। जो आप देख सकते हो कि जो शुगर एंड फॉस्फेट, जो ऊपर वाली लाइन आपको यहाँ पे दिखाई दे रही है, ये जो ऊपर वाली लाइन, और इससे जो पेंटोज शुगर फॉस्फेट ग्रुप जुड़े हुए हैं, तो ये क्या है, बैकबोन है। तो किससे बनी हुई है, शुगर मतलब पेंटोज शुगर प्लस फॉस्फेट ग्रुप से। तो इन दोनों से इसकी क्या बनी हुई है, बैकबोन बनी हुई है। अब इसके बाद यहाँ पे क्या है कि जो बैकबोन है, तो नीचे वाली भी तो इससे जुड़ा हुआ है, जो है यहाँ पे बैकबोन है। तो बैकबोन से अब यहाँ पे जो 2 स्टैंड है, फर्स्ट स्टैंड तो बैकबोन जो पेंटोज शुगर एंड फॉस्फेट हो गया, तो दूसरा भी तो यहाँ पे जुड़ा हुआ है। तो वो इन दोनों के बीच में जो नाइट्रोजनस बेसिस हैं, तो वो यहाँ पे हैंगिंग स्ट्रक्चर का काम करते हैं, वो होते हैं नाइट्रोजनस बेसिस, जो कि आपस में यहाँ पे एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। और हमें ये चीज़ भी पता है कि जो एडेनिन है और किससे, एडेनिन हमेशा थाइमिन के साथ जुड़ेगा। क्या है, एडेनिन नीचे आपको दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, 1 मिनट, देखो अब नीचे आपको दिखाई दे रहा होगा जो एडेनिन है किसके साथ, थाइमिन के साथ डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है। ग्वानिन है वो साइटोसिन के साथ ट्रिपल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है। तो इस तरीके का स्ट्रक्चर है डबल हेलिक्स का। और एक और चीज़ आपको याद रखनी है कि जो आरएनए है वो ज़्यादा रिएक्टिव होता है डीएनए के कंपेरिजन में। क्यों, क्योंकि जो आरएनए है उसमें एक जो OH है वो ज़्यादा प्रेजेंट होता है डीएनए के में, इसमें जब डीएनए में एक प्रेजेंट नहीं होता है सेकेंड कार्बन पर। ठीक है, तो इस तरीके से हमने देखा कि जो डीएनए है वो स्टेबल होगा, जबकि जो आरएनए है वो रिएक्टिव होता है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको जो टॉपिक है वो कंप्लीट हुआ। थैंक यू। इसके आगे हम नेक्स्ट टॉपिक में नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे।